नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हमारे पुलिस के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 75 जिले के अंतर्गत जो है 351 तहसील है, ठीक है? 351 तहसील है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों के अंदर ही 351 तहसील है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको पेंशन 27,000 मिलता है प्रति महीना, जबकि लोकसभा के सांसदों को कितना वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है? तो पेंशन जो उनको मिलता है वो 25,000 प्रति महीना। दोस्तों, आप कहेंगे कि इनको 25,000 उनको 27,000 क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसीलिए उनका जो है पेंशन 2,000 अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है कि केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, आप उस स्टेट में कितने जिले हैं इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि इस राज्य में कितने जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस सर्किल हैं? तो दोस्तों, पुलिस सर्किल का मतलब कि जो भी किसी भी राज्य की जो पुलिस व्यवस्था होती है उसको कई जो है खंड में डिवाइड किया होता है। तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था जो है, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश को 8 जोन में बाँटा गया है, फिर उस जोन को जो है 18 रेंज में बाँटा गया है और 18 रेंज को 75 जिले में बाँटा गया है और फिर उस जिलों को जो है 351 रेंज में बाँटा गया है। तो इसलिए इसको जो है काफ़ी जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, ताकि व्यवस्थाएँ जो है ठीक से कार्य करें। तो 8 जोन है। देखिए दोस्तों, इसको ठीक से आप लोग याद कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। तो 8 जोन है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कुल कितने जोन में बाँटा गया है? तो 8 जोन में 18 रेंज में बाँटा गया है, 75 जिले में बाँटा गया है और 351 सर्किल में बाँटा गया है, यानी कि 351 तहसीलों में बाँटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसील की संख्या कितनी है? तो वह 351 है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल जिलों की संख्या जो है 771 प्लस 2 है। दोस्तों, कई जगह जो केवल 771 देता है तो ये भी सही है, और कई जगह अगर 773 दे तो भी आपको सही माना जाएगा, क्योंकि जो भारत में जो पीओके है, तो पीओके को भारत सरकार ने अपना हिस्सा माना है और वहाँ पे 2 जिलों की स्थापना किया है, ठीक है? 2 जिलों माने हैं, लेकिन वहाँ पे अभी कोई प्रशासनिक इकाई का जो है गठन नहीं किया गया है, इसीलिए वो जो है केवल नाम के जिले हैं, इसीलिए उनको जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो अभी भारत में कुल कितने जिले हैं? तो भारत में सामान्यतः 771 जिले हैं। बहुत से लोग कहते हैं 797, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत में कुल कितने जिले हैं ठीक से पता कर ले, तो आप हमारे चैनल पे जाएँगे, तो वहाँ पे जो है राज्य, राजधानी और जिलों की संख्या मैंने बनाया है वीडियो। तो आप उसमें से जितने भी राज्य हैं उनमें कितने जिले हैं, मैंने उसको ठीक से नोटिस किया है और उसको आप जोड़ेंगे, काउंट करेंगे तो 771 आपको टोटल जिले की संख्या होगी। 797 बिल्कुल गलत है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत भूषण किसे कहा जाता है? तो भारत का आभूषण कहा जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि इनके समय में भारत जो है सोने की चिड़िया थी, इसीलिए जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का आभूषण कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत की समस्या क्या है, और जब समस्या पता होगा तभी आपको जो है समाधान मिल पाएगा। तो हमारे नेता लोग तो है बस पार्टी खेलते हैं, उनको चुनाव से मतलब होता है, तो वो लोग जो इस विषय पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाए, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि भारत में क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है, और भारत की सबसे बड़ी जो मूल समस्या है वो अगर खत्म हो जाएगी, तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं चाहूँ, अगर जो हमारी इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो संविधान में संशोधन हुआ, ये बहुत बेहतरीन संविधान का संशोधन था। इस संविधान संशोधन से जो है भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है, तो वो इसमें जो है सम्मिलित किया गया, यानी कि जब इसे पारित किया गया 1992 में, जबकि इसका जो है लागू हुआ हमारे देश में, ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को उस दिन जो है पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही जो पंचायतें थी उनको जो है संविधान में जो है बिल्कुल एक जगह दे दिया गया। तो उसी दिन से वह संवैधानिक विषय बन गया, तो इसीलिए 24 अप्रैल 1993 में शामिल किया गया। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ? तो पारित हो गया था 1992 में, जबकि लागू हुआ 1993 में।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई जो है आप लोग जो है आजकल यूपीआई का काफ़ी ज़्यादा जो है चलन बढ़ गया है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को। मैंने आपको बताया ना कि 24 अप्रैल 1993 को ही ये जो है संविधान में संशोधन हुआ था, जो 73वां संविधान संशोधन, वो उसे लागू किया गया था और वो जो है उसी दिन से हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? यानी कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। 332 मीटर बेसिक ये क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यह जो है सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी ठोस में होती है, ठीक है? ठोस, जितनी भी ठोस वस्तु है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ ध्वनि चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ब्लॉक प्रमुख यानी कि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बीडीसी, बहुत से लोग इसको बीडीसी जानते हैं। तो बीडीसी ही क्षेत्र पंचायत के सदस्य कहलाते हैं और यही आपस में मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, आपस में ही एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसको बीडीसी कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहा जाता है और जो ब्लॉक का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है वो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है, जो कि इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। दोस्तों जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है बीएसएफ का आदर्ष वाक्य है। दोस्तों आप लोग अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आप जो है सेनाओं के आदर्श वाक्य को भी ठीक से याद कर लीजिएगा और उनके हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे पूछा जाता है, लेकिन खासकर डिफेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बीएसएफ का क्या है, एनएसजी का क्या है। ठीक से इसको याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्री राम के राज्य का क्या नाम था? तो दोस्तों जो श्री रामचंद्र जी थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो अयोध्या के, ठीक है? महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे, लेकिन उनकी मृत्यु पश्चात श्री राम जी को जो है वहाँ का राज्य मिला और राज्य मिलने के बाद उन्होंने अयोध्या को बहुत ही भली-भाँति वहाँ पे जो पब्लिक थे, उनका जो जनता थे, उनका जो है सेवा किया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो में जो है मेरा जो एजुकेशन वाला वीडियो है उसमें बहुत वीडियो में मैंने इसको स्पेशली इसलिए शामिल किया है ताकि लोगों को पता चले कि ये सब अंधविश्वास है। नींबू से खून कभी नहीं निकलता है। नींबू से खून जो है वो रासायनिक क्रिया होगी तभी होगी। बहुत से तांत्रिक, मांत्रिक, ढोंगी, पाखंडी जो लोग पहुँच जाते हैं घरों में और कहते हैं कि आपके घर में चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है, ऐसे-वैसे, और नींबू काटते हैं और दिखाते हैं कि देखो खून निकल गया। दोस्तों ये स्पेशली होता है कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, और किसी चाकू पर अगर मिथाइल ऑरेंज जो रसायन लगा दिया जाए और दोनों को एक साथ क्रिया किया जाए, यानी कि नींबू को काटा जाए उस चाकू से, तो उसमें पहले से मिथाइल ऑरेंज लगा है, तो चाकू से जो नींबू से रस निकलेगा ना वो रेड कलर का खून की तरह निकलेगा और लोग को डराते हैं कि आपके घर में प्रेत सा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो ऐसा कहता है तो उसके मुंडी पे जो है उसके खोपड़ी पर एक नींबू रख के और उसी के चाकू से काटिएगा और बोलिएगा कि तुम्हारे सर पे जो है राहु केतु है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें परलोक गमन करना पड़ेगा। तो वो आज के बाद फिर कभी मतलब आपके घर में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये जो है शिक्षित व्यक्ति है, उधर कभी वो मुड़ के नहीं देखेगा। तो दोस्तों शिक्षित और समझदार बनिए और अंधविश्वास से बाहर निकलिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो वायुसेना का पूर्वी कमान जो है मेघालय की राजधानी शिलांग में है। वायुसेना का पूर्वी कमान मेघालय की राजधानी शिलांग में है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय है नवी मुंबई। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे जो है रेलवे के 3 हेडक्वार्टर है। एक कोंकण रेलवे और उसी के साथ-साथ जो है मध्य रेलवे और उसी के साथ-साथ जो है आपका पश्चिम रेलवे जो है वो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो मुंबई में है। तो मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे 3 हेडक्वार्टर है और कोलकाता में भी 3 हेडक्वार्टर है, लेकिन वहाँ पे एक कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी जिले का सबसे बड़ा होता है जिलाधिकारी, जिसे हम लोग डीएम कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो उसमें आपका जवाब होगा कि एसपी यानी कि जिला यानी कि पुलिस अधीक्षक, ठीक है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक उसे कहा जाएगा। तो ये जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। तो पुलिस अधिकारी अलग होता है, प्रशासन का अधिकारी अलग होता है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास है। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, खासकर पुलिस के एग्जाम में या फिर स्टेट के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो गाँव का प्रथम नागरिक जो होता है ग्राम प्रधान। यूपी में ग्राम प्रधान, उत्तराखंड में ग्राम प्रधान जो है वो गाँव का प्रथम नागरिक होगा। और मुखिया जो है झारखंड और बिहार में प्रथम नागरिक होगा। साथ ही साथ हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो है सरपंच गाँव का प्रथम नागरिक होता है। अब आपको अगर डाउट है कि जो है ये इसमें क्या अंतर होता है, तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा होगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये हमारे पुलिस एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये राजीव दीक्षित का ही कथन है। राजीव दीक्षित जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे और इनका जो है एक सपना था कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए, लेकिन अफ़सोस कि जो है राजनीतिक ताकतों ने इनको जो है मार डाला। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे और ये कहते थे कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दूसरे देशों पे डिपेंड रहेंगे, दूसरे देशों से जो है नीति बनाते रहेंगे, तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तो ये जो है आपके प्रमुख कथन और नारे से भी बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, यानी कि जो एक गैस होता है जिसको अगर आपको सूंघा दिया जाए, यानी कि आपको नाक के पास रख दिया जाए तो आप हँसने लगेंगे, ये ऐसा गैस है। इसको कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है N2O। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, ठीक है? 7.4 का मतलब कि रक्त जो है क्षारीय होता है, थोड़ा-सा ये क्षारीय होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी सन 1863 में। दोस्तों आप जो है अगर पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, अगर उसे अच्छी तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका पता होना चाहिए कि रैंक क्या होता है और पद क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है रैंक और पद में अंतर नहीं जान पाते हैं। तो आप लोग जो है अगर जानना चाहते हैं कि रैंक और पद में अंतर, तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको जो है डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि अटल सेतु कहाँ है? तो अटल सेतु जो है वो मुंबई में बना है और ये बिल्कुल अभी नया सेतु बना है, जो कि समुद्र के ऊपर है और भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल यह बना है अटल सेतु। दोस्तों भारत के प्रमुख स्थान भी ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एग्जाम जो स्टेट के होते हैं उसमें बार-बार पूछे जाते हैं कि हवा महल कहाँ है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, श्री राम मंदिर कहाँ है, तो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो थल सेना यानी कि आर्मी का जो मेजर होता है, वह जल सेना यानी कि नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये कमीशन्ड रैंक जो है, ये ठीक से आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तीनों सेनाओं के समकक्ष पद, तो आपको जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि खासकर डिफेंस एग्जाम में तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है प्रयागराज, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नगर निगम उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।